कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के बीच दरार का दर्द सहते हुए अपनी दादी के संरक्षण में बड़ा होता है। एक ऐसा बच्चा जिसे हर कदम पर समाज के सवालों और संघर्षों से जूझना पड़ता है, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, उसकी धड़कनों में एक जोश था अपने देश को विश्व पटल पर चमकाने का। यह कहानी है उस इंसान की जिसने न केवल भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया, बल्कि अपनी विनम्रता और परोपकार से करोड़ों दिलों को छुआ। यह कहानी है रतन टाटा जी की, जिनके नाम के पीछे छिपी है संघर्ष, त्याग और सफलता की अनोखी दास्तान। यह कहानी है एक ऐसे उद्योगपति की जिसने पैसा कमाने से पहले इंसानियत को सबसे ऊपर रखा, जिन्होंने अपने सपनों के साथ साथ देश के हर उस व्यक्ति के सपने को पंख दिया जो एक बेहतर जीवन की उम्मीद में था। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी घराने टाटा परिवार से आते हैं। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थी। दरअसल बचपन में ही 1948 में उनके माता पिता अलग हो गए थे। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा के द्वारा किया गया। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी मां की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मन ही मन ठान लिया, वह कभी किसी को तकलीफ नहीं देंगे। एक बच्चे का वह दर्द जिसने उसे दुनिया के सबसे दयालु लोगों में से एक बना दिया। वह भारत में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नैतिकता, सादगी और समाज सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। रतन टाटा ने टाटा समूह को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों से भारतीय उद्योग में एक अलग पहचान बनाई। टाटा परिवार भारत के सबसे पुराने और सम्मानित व्यापारी घरानों में से एक हैं। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी थी, जो भारत में औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। रतन टाटा इस विरासत को आगे लेकर गए। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉमन स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई। वह बचपन में एक अंतर्मुखी और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी दादी ने उन्हें दृढ़ता और सादगी सिखाई, जो उनके जीवन के मूलभूत सिद्धांत बने। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा का सपना आर्किटेक्ट बनना था, लेकिन जब परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आईं, उन्होंने अपने दिल को दबाकर अपने सपनों को छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं अपने जीवन के सबसे बड़े सपनों को छोड़ने का दर्द कैसा होता होगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उन्हें बिजनेस और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ दी। अमेरिका से लौटने के बाद 1962 में रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत अपने पारिवारिक बिजनेस टाटा ग्रुप के साथ किया। उन्होंने टाटा स्टील में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम किया, जहां उन्होंने जमशेदपुर के कारखानों में मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। अ कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा में इसका विस्तार से जिक्र है। वह एक कंपनी के मालिक थे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी अलग नहीं माना। जमशेदपुर की तपती धूप में मजदूरों के साथ काम करते हुए उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। यह सिर्फ विनम्रता नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की सादगी थी। उस समय उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक बेहतर कल। इस अनुभव ने उन्हें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण और व्यवसाय के प्रति गहरी समझ विकसित करने में मदद की, साथ ही उन्हें भविष्य में बेहतर प्रबंधन के लिए तैयार किया। रतन टाटा को शुरू में ही असफल घोषित कर दिया गया था। उनके अपने ही लोग कहते थे कि वह टाटा समूह को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने हर आलोचना को चुपचाप सहा, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और फिर दुनिया को दिखाया कि असली ताकत दिल की होती है, शब्दों की नहीं। उनकी दूरदर्शिता और शांत नेतृत्व ने उन्हें अंततः समूह में व्यापक समर्थन दिलाया। रतन टाटा को अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कंपनी में कई बदलाव और उतार चढ़ाव को देखे। साल 1991 में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा उर्फ JRD ने कुछ कारणों से अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। और फिर शुरू हो गया टाटा कंपनियों के बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने वैश्विक विस्तार किया और टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। टाटा ग्रुप उस समय अनेक स्वतंत्र कंपनियों का समूह था और उनका उद्देश्य इसे एक समेकित करना और रणनीतिक समूह बनाना था। उन्होंने न केवल भारतीय बाजार में
बल्कि वैश्विक बाजार में भी टाटा समूह को एक नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने टाटा समूह को नए रास्ते पर चलाया, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरा हर कदम लाखों लोगों के जीवन को छुएगा। मैं सिर्फ एक कंपनी नहीं चला रहा, मैं उनके सपनों का रखवाला हूँ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जो भारतीय उद्योग में एक ऐतिहासिक कदम था। साल 2000 में टाटा टी द्वारा ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण $432 मिलियन में किया गया। इस सौदे ने टाटा को वैश्विक चाय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। साल 2008 में टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का $12 बिलियन में अधिग्रहण किया, जो भारतीय कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सौदा था। क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित कार ब्रांडों जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और रतन टाटा ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। दरअसल 1990 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का एक बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे और रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की थी। लेकिन अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन विल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते हुए टाटा का अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने बिक्री का प्लान कैंसिल किया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महज 9 साल में बाजी पलटी और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर विल फोर्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। साल 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर का $2.3 बिलियन में अधिग्रहण किया। इसे एक साहसिक कदम माना गया क्योंकि उस समय दोनों ब्रांड घाटे में चल रहे थे, लेकिन रतन टाटा की दूरदर्शिता और प्रबंधन ने इसे फिर से सफल बनाया। इस सौदे ने टाटा मोटर्स को विश्व मंच पर मजबूती से स्थापित किया। इस अधिग्रहण ने रतन टाटा और टाटा समूह को वैश्विक ब्रांड में बदल दिया। टाटा समूह ने चाय, स्टील और ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया, जिससे वह एक वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य के रूप में उभरे। रतन टाटा ने एक दिन एक परिवार को स्कूटर पर बैठे देखा, बारिश में भीगते हुए। एक पिता की आंखों में आंसू थे और उस पल उन्होंने ठान लिया, हर भारतीय परिवार को एक सस्ती कार मिलनी चाहिए ताकि कोई बच्चा बारिश में न भीगे। यहीं से दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो की शुरुआत हुई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में टाटा नैनो का निर्माण किया। उनका उद्देश्य था एक ऐसी कार बनाना जो हर भारतीय परिवार की पहुंच में हो। उन्होंने इस कार को लोगों की कार कहा। हालांकि नैनो को बाजार में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन यह नवाचार और सस्ती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा का समाज के प्रति योगदान बहुत व्यापक और गहरा है। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति समाज सेवा और परोपकार के लिए समर्पित कर दिया है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनगिनत प्रोजेक्ट किए हैं। रतन टाटा का मानना था कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को भी कुछ लौटाने चाहिए। टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों को सहयोग प्रदान किया है, जिसमें IIT, IIM और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल शामिल हैं। उन्होंने न केवल इन संस्थानों को आर्थिक सहायता दी, बल्कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को स्कॉलरशिप भी दिया। रतन टाटा ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के जरिए कैंसर रिसर्च और इलाज में भी अहम योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने महामारी से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया, जो भारत के सबसे बड़े निजी दान में से एक था। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देश को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए दान कर दिया। उन्होंने कहा, यह समय है जब हमें अपने लोगों के लिए खड़े होना चाहिए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने कहा, यह समय है जब हम इंसानियत को पहले रखें, और उनके इस काम ने लाखों जिंदगियां बचाईं। रतन टाटा को उनकी विनम्रता और नैतिकता के लिए जाना जाता है। वह अपने कर्मचारियों के साथ बहुत विनम्र और संवेदनशील रहते हैं। उन्हें कभी भी सत्ता या शोहरत की भूख नहीं थी। वह हमेशा अपने काम और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित रहे हैं। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में 4 बार शादी के बिल्कुल नजदीक पहुंचा था, लेकिन कुछ कारणों से शादी नहीं हो पाई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। परिस्थितियों ने उन्हें उस प्यार से दूर कर दिया और वह जीवन भर अकेले रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की।
यह उनका व्यक्तिगत त्याग था। उन्होंने अपने जीवन को व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। उनके सिद्धांतों में नैतिकता, ईमानदारी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण शामिल हैं। रतन टाटा को बड़ा बिजनेसमैन, दरियादिली इंसान के साथ ही डॉग लवर के तौर पर भी जाना जाता था। आवारा कुत्तों के प्रति उनका प्यार देखते ही बनता है। रतन टाटा बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनके कई बड़े बड़े शौक भी थे, जिसमें पियानो बजाना, लग्जरी कारें और विमान उड़ाने का शौक शामिल है। वह 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों की सेवा करना था। उन्होंने अपनी संपत्ति, अपना समय और अपना दिल सब कुछ समाज को दे दिया, बिना किसी उम्मीद के। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा और देश ही नहीं, दुनिया भर में टाटा का डंका बजा। अपने मेहनत और काबिलियत की दम पर विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाले रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से बड़े सम्मान मिले। साल 2000 में पद्म भूषण, साल 2008 में पद्म विभूषण, जो उन्हें भारत में औद्योगिक विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया। असम सरकार के द्वारा असम वैभव और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को भारत और दुनिया भर के कई संगठनों और सरकारों द्वारा सम्मानित किया गया है। वह कई अंतर्राष्ट्रीय समितियों और संगठनों के सदस्य भी रहे हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी संपत्ति उनके पद्म विभूषण या करोड़ों रुपए नहीं है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है उन अनगिनत दिलों में उनकी जगह, जिन्होंने उनसे प्यार किया और जिनकी जिंदगी उन्होंने बदली। रतन टाटा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज को दान कर दिया, और जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ, यह सब कुछ समाज का है। उनकी आंखों में कोई गर्व नहीं था, सिर्फ सेवा का भाव था। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज भी वह उद्योग और समाज में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके डूइंग बिजनेस विद अ पर्पज के दर्शन ने व्यापार की दुनिया को एक नई दिशा दी है। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति बना दिया। अब उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या आप उस विरासत का हिस्सा बनना चाहेंगे? उनकी सादगी, व्यावसायिक दूरदर्शिता और समाज सेवा की भावना भविष्य के उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं के लिए एक प्रेरणा है। बिजनेसमैन, दानवीर, दरियादिली और पशु प्रेमी के तौर पर भारतीय कारोबारी इतिहास में अलग पहचान बनाने वाले भारत के रतन टाटा के निधन की खबर दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आंखें नम कर गई। भारत के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर ने पूरे देश में मातम का माहौल छा गया। सभी देशवासियों में यह भावना उमड़ कर आई कि उनके रूप में भारत ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपने कारोबार से होने वाले आमदनी का 60 से 70% से ज्यादा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान करते थे। रतन टाटा की एक सलाह जो आपके जीवन को बदल सकती है, वह है, कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।